my economics classes. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रतिनिधि फर्म किसे कहते हैं। उसी को हम संस्थित फर्म भी कहते हैं और उसी को सर्वोत्तम फर्म भी कहा जाता है। इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फर्म, इक्विलिब्रियम फर्म और ऑप्टिमम फर्म, कुल मिला के 6 नाम इसके हो गए और बात एक ही है, प्रतिनिधि फर्म, संस्थिति फर्म, सर्वोत्तम फर्म। ये तीनों में से कोई भी एक चीज पूछा जाए तो आप इसका आंसर जो भी आगे व्याख्या किया जाएगा वही देना है। इंग्लिश में इक्विलिब्रियम फॉर्म, ऑप्टिमम फॉर्म या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। ठीक है, प्रतिनिधि फॉर्म, संस्थिति फॉर्म, सर्वोत्तम फॉर्म। नाम से ही जाहिर है कि ऐसा फॉर्म जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। फर्म क्या होता है? फर्म उत्पादन करने वाली इकाई होती है एक उद्योग के अंदर। यहाँ पे बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में बात हो रही है। तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, प्रतिनिधि फर्म, हम लीडर उसी को मानेंगे, हम उसी के वस्तुओं को फॉलो करेंगे जो अच्छा वस्तु बनाए और सबसे मिनिमम कॉस्ट पे बनाए, मिनिमम कीमत पे वो बेचे। तो उसी को हम कहेंगे कि प्रतिनिधि फर्म है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और इसी के आधार पे जो उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इंडस्ट्री अलग होता है, फर्म अलग होता है, प्लांट अलग होता है, मशीन अलग होता है। कई मशीनें बना करके एक मिलकर के एक प्लांट बनाती हैं, कई प्लांट्स मिलकर के एक फर्म बनाती है, कई फर्म मिलकर के एक इंडस्ट्री का निर्माण करती है। तो इंडस्ट्री प्राइस को तय करती है परफेक्ट कंपटीशन में, और जहाँ पे डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर होता है, वहाँ पे प्राइस डिटरमिन हो जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, और इसी प्राइस पे सभी फर्में अपने वस्तुओं को बेचती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अब इंडस्ट्री किस फर्म को फॉलो करेगा, क्योंकि फर्म में बहुत सारी होती हैं, और किस फर्म के आधार पे वो कीमत को डिसाइड करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। और वह फर्म होगी प्रतिनिधि फर्म, वही फर्म होगी इक्विलिब्रियम फर्म, संस्थिति फर्म, सर्वोत्तम फर्म। तो यहाँ पे हमने दिखाया है एक कॉन्सेप्ट जो है प्रतिनिधि फर्म का, किसने दिया था? मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का या इक्विलिब्रियम फर्म का कॉन्सेप्ट दिया है, ये याद रखना है आपको। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो काफी लंबी अवधि से चालू है, काफी लंबी अवधि से चल रही है। वह फर्म, उद्योग के अंदर वह फर्म जो काफी लंबे से कार्य कर रही है उस वस्तु के लिए, जिसे अच्छी सफलता मिली है एक दी हुई उत्पादन मात्रा के लिए, जिसका प्रबंधन सामान्य योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इसको सामान्य विविधताएं आंतरिक तथा बाह्य प्राप्त होती हैं। तो एक ऐसा फर्म इंडस्ट्री के अंदर जो अच्छा सफलता प्राप्त किया है, वो काफी लंबे समय से अपने को उसने साबित किया है कि वो अच्छी वस्तु बनाती है और लोग उसकी वस्तुओं को पसंद करते हैं। तो ऐसी फर्म इंडस्ट्री के अंदर जो होती है उसी को हम प्रतिनिधि फर्म कहेंगे, इक्विलिब्रियम फर्म कहेंगे। आगे कहते हैं मार्शल कि प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है जो बहुत दिनों से चालू है, बहुत दिनों से चल रही है, उसे उत्पादन क्रिया में सफलता मिली है, उसे बाह्य आंतरिक मित्रताएं प्राप्त है, इसका प्रबंधन समान व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मार्शल की प्रतिनिधि फर्म एक औसत दर्जे की फर्म है, ना तो वो बहुत बेहतर है, बहुत कह लें कि बहुत असामान्य रूप से कार्य कर रही है, ना तो बहुत ही खराब है, सामान्य है। इससे यह भी स्पष्ट है कि मार्शल प्रतिनिधि फर्म के संबंधित विचार एक दीर्घकालीन विचार है। जो प्रतिनिधि फर्म का विचार है वो क्या है? एक दीर्घकालीन विचार है। इससे यह भी स्पष्ट है कि मार्शल की प्रतिनिधि फर्म प्रायोगिक स्थिति में दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण की समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करती है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री कीमत निर्धारित उसी फर्म को फॉलो करके करती है, इसीलिए हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फर्म या प्रतिनिधि फर्म। तो उसी प्रतिनिधि फर्म को, उसी संस्थित फर्म को ही उद्योग फॉलो करता है और उसी के बनाए गए मानक को लागू करता है अन्य फर्मों पर। तो इस तरह से प्रतिनिधि फर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि सभी फर्में लागत की दृष्टि से समान हो, यदि मान लेते हैं कि सभी फर्मों की लागत एक समान हो, ठीक है, फर्म ए की जो कॉस्ट है वो बराबर है कॉस्ट बी फर्म की, ठीक है, तो हम मानेंगे कि सभी की कीमत क्या होगी? दोनों की कीमत एक बराबर होगी, ठीक है, एक बराबर होगी।
तो फिर मूल्य निर्धारण का कोई समस्या नहीं उठेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक ही कीमत एक ही प्राइस बी के बराबर नहीं होती है, और तब समस्या होती है, क्योंकि कुछ फर्में बढ़ते लागत पे कार्य कर रही होती है, कुछ फर्में गिरते लागत पे कार्य कर रही होती है, तो वो प्रॉफिट में जाएंगी। कुछ फर्में बढ़ते लागत पे, जिनकी लागत अधिक आ रही है, तो वो लॉस पे जाएंगी। तो इसलिए मूल्य निर्धारण की समस्या आती है, और सभी फर्मों को प्रचलित दर पे सामान्य लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कुछ को हानि प्राप्त होगी, कुछ को एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह के लागतों के आधार पर जो फर्में काम कर रही हैं, वो किन किन स्थितियां में हो सकता है उद्योग उद्योग के अंदर कार्य कर रही फर्में। तो कुछ फर्मों को जो गिरते लागत पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कम लागत पे कार्य कर रहे हैं, उनको असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, एब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है, एब नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, उनको लाभ ही लाभ हो रहा हो। ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में उनको जो औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट है, वो कम होगा, किससे, प्राइस से। ठीक है, प्राइस एवरेज कम, इसलिए उनको असामान्य लाभ प्राप्त होगा। ऐसी फर्म में जिनको सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा हो, नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में एवरेज कॉस्ट बराबर होता है प्राइस के। ठीक है, इसको कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति क्या बनेगी, ऐसी फर्म में जो हानि की स्थिति पे कार्य कर रहा हो, जिसको लॉस हो रहा हो, यानी कि जिन जो बढ़ते लागत पे कार्य कर रहा हो, यानी कि जिसका एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, किससे, प्राइस से, तो ऐसी फर्म को हानि की स्थिति होगी। तो उद्योग कभी भी ऐसे फर्म को प्रतिनिधि फर्म नहीं बनाएगी, प्रतिनिधि फर्म या संस्थित फर्म नहीं मानेगी, जिनको असामान्य लाभ अर्जित कर रहे हो, जो, क्योंकि असामान्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट उनका ज्यादा है, यानी कि उनका जो एवरेज कॉस्ट है वो बहुत कम है प्राइस से। तो ऐसी स्थिति में यदि प्राइस उनके प्राइस को फॉलो कर लिया जाए, तो ऐसी फर्म में जिनको हानि हो रही है, उनको क्या होगा, वो फर्में उनकी लॉस क्या हो जाएगी, उनका लॉस बढ़ जाएगा। लॉस बढ़ेगा तो वो फर्म क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, उत्पादन बंद करके बाहर हो जाएगा, और इस प्रकार जो उद्योग का आकार है वो क्या होगा, सिकुड़ करके छोटा होने लगेगा। ठीक है, फर्में छोड़कर जाने लगेंगी, तो उसका जो आकार है वो सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को कभी भी वो नहीं आने देगी, उसके प्राइस को वो फॉलो नहीं करेगी, जिसको एब नॉर्मल बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो उसकी कीमत को नहीं। कुछ फर्म ऐसे हो सकती है जिसको लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस की स्थिति में है, तो लॉस की स्थिति में जो फर्में हैं, इसकी प्राइस क्या होता है, एवरेज कॉस्ट से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, प्राइस कम होता है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि फर्म इसके प्राइस को फॉलो करती है, उद्योग इंडस्ट्रीज के प्राइस को लागू करती है, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में बहुत सारे फर्मों को लाभ होने लगेगा, यानी कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा बहुत तेजी से, और बहुत सारे फर्म क्या होंगे इसमें, इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे, एंट्री ऑफ फर्म क्या होगा, बढ़ेगा बहुत तेजी से, और उद्योग कमांड नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा स्थिति हो जाएगा, बहुत बड़ी स्थिति में फर्में जाने लगेंगी। ठीक है, बहुत संख्या बहुत अधिक होने लगेगा, और इससे क्या होगा, अ, उनको कमांड करना नहीं संभव होगा। तो इसलिए इसकी कीमत को भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कीमत क्या होगी, बहुत अ, कम होगी, नीचे होगी, और लॉस की स्थिति में होगा ये फर्म, तो इसकी कीमत को भी नहीं फॉलो करेगी। तो स्पष्ट है कि किसी कीमत को फॉलो करेगी जिस फर्म की औसत लागत या कॉस्ट बराबर होगा प्राइस के, यानी कि उसको क्या प्राप्त हो रहा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट, ना तो लॉस। ठीक है, बीच की स्थिति में हो। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ समझेंगे, और तब देखेंगे कि किस प्रकार की वो फर्म है। ये स्थिति है, ये उद्योग है, ये सामान्य लाभ वाले, नॉर्मल प्रॉफिट वाले, जो जहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है, क्या है, एवरेज कॉस्ट कम है प्राइस के। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एवरेज कॉस्ट ये है, ओटी एवरेज कॉस्ट है, प्राइस ओपी है, प्राइस ज्यादा है।
ठीक है, प्राइस ओपी है, एवरेज कॉस्ट कम है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। प्रति इकाई प्रॉफिट क्या हो रहा है, पीटी, प्रति इकाई प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट को पाई से दिखाते हैं। ये प्रति इकाई प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज और हो गया कि आ, एक दूसरी फॉर्म है जिसको लॉस हो रहा है। इसका जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ज्यादा है प्राइस से। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट, चूंकि एक सीधे ये परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है, इसलिए एवरेज कॉस्ट क्या होगा, ये प्राइस ही एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। ये जो सीधी रेखा खींची गई है यहाँ पे लिखा भी गया है, और यही एम आर ए आर यही होगा। हमारा आगम का कंसेप्ट जाकर पढ़ लीजिएगा, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, तो वहाँ पे ये सब चीजें दिखाई गई हैं कि ये किस किस आकार के किस किस मार्केट की स्थिति में होते हैं। तो ये प्राइस पैरेलल, एम आर ए आर पैरेलल होंगे। तो ये क्या होते हैं इसमें हानि की स्थिति में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा होता है प्राइस से। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कितना है, तो ओ ए है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ओ ए। प्राइस कितना है, ओपी। प्राइस कितना है, ओपी। तो ओ ए ज्यादा है ओपी से, ऐसी स्थिति में लॉस का सामना कर रहा है ना। तो ये हो गया कीमत। दूसरा स्थिति यह है कि एक सामान्य लाभ का स्थिति हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसकी स्थिति में यदि कीमत को ये यहाँ पे इसकी कीमत लाना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ होगा। ये जो प्रॉफिट करने वाला है फर्म, इसकी कीमत यहाँ तक ला सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कीमत को यदि यहाँ तक लाएंगे तो बाकी दो फर्में लॉस में चली जाएंगी। ये बी वाले को यदि कीमत यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, यदि कीमत ऊपर करेंगे तो इसको और प्रॉफिट बढ़ेगा, इसको भी और प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा, और भी फर्में एंट्री करने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति में रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ना तो उद्योग इसको फॉलो करेगा, ना तो इसको फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा इसको। ठीक है, और इसी की कीमत को डिसाइड करेगा। देख लो यहाँ पे ओपी कीमत डिसाइड कर रहा है, जहां पे इसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में एसी इक्वल टू प्राइस है। ठीक है, ये एसी वक्र यहाँ पे ई पे पी को टच कर रहा है, ए आर को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस बराबर है उसके एवरेज कॉस्ट के, तो इसी प्राइस को वो लेगा और इसी प्राइस को वो लागू करेगा। कौन, उद्योग, इंडस्ट्री। ठीक है, और इसी प्राइस पे बाकी दो फर्में काम करेंगी। एक को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी एवरेज कॉस्ट जीरो, इसकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम है, यहाँ ओटी के बराबर है, और प्राइस तय हो गया ओपी, तो इसे ये इतना के बराबर एब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। इसकी जो कॉस्ट है बी की वो ज्यादा है, और कीमत डिसाइड हो गया पी, तो इसको लॉस की स्थिति उठानी पड़ेगी। शॉर्ट रन की बात हो रही है, ये शॉर्ट रन में ये अपनी स्थिति को सुधारेगा और चाहेगा कि एवरेज कॉस्ट इसको इसको कम रहे, तो इसको ये कुशलता को बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजी बदल सकता है, तो ये सब करके वो अपने लॉस को कम कर सकता है। तो प्रतिनिधि फर्म कहलाएगी सी। ठीक है, सी प्रतिनिधि फर्म कहलाएगी, यही इक्विलिब्रियम फर्म होगी, और यही रिप्रेजेंटेटिव फर्म होगी, प्रतिनिधि फर्म जिसको कहते हैं, यही होगी। तो एक कक्षा में शिक्षक समझा रहे थे कि बच्चों, हम आप लोगों को मदद करनी चाहिए, हमें दूसरे को मदद करनी चाहिए। और मैं एक हफ्ते बाद पूछूंगा कि कौन किसकी मदद किया। और मदद, जैसे बच्चों ने पूछा किस तरह की मदद, तो जैसे किसी को दवा ला के दे दिया, किसी बीमार को दवा ला के दे दिया, किसी को सड़क पार करा दिया, किसी महिला को सड़क पार करा दिया। तो इस तरह के मदद करते रहने चाहिए। और अगले हफ्ते मैं पूछूंगा, अगले हफ्ते गुरुजी ने पूछा, बच्चों को खड़ा किया और पूछा कि किसी ने किया मदद। तो पूरे क्लास में तीन बच्चे खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने मदद किया वो खड़े हो जाए, तो कुल तीन बच्चे खड़े हुए। तो पहले पूछा, हाँ तुमने किसकी मदद की, तो पहले बच्चे ने कहा कि मैंने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार कराया। उसने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे से पूछा गुरुजी ने कि तुम बताओ। दूसरे ने कहा कि मैंने भी एक स्त्री को सड़क पार कराया और इस प्रकार मदद किया। तो शिक्षक ने कहा कि अच्छा। फिर तीसरे से पूछा कि तुमने किसकी मदद की। मैंने भी एक स्त्री को सड़क पार कराया, बूढ़ी स्त्री को, और उसकी मदद की। तो गुरुजी को डाउट हुआ, शिक्षक को डाउट हुआ। उसने कहा कि क्या तुम लोगों को तीन बूढ़ी स्त्रियां मिल गई थी सड़क पे एक समय पे कि आपने सड़क पार कराया।
तीनों ने कहा कि नहीं, बूढ़ी स्त्री एक ही थी, हम तीनों ने मिलकर उसे सड़क पार कराया। तो गुरुजी ने कहा कि आ, क्या वो इतनी कमजोर थी कि, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इतनी कमजोर नहीं थी। दरअसल वो सड़क पार नहीं करना चाहती थी, तो हमने जबरदस्ती उसको पकड़ कर सड़क पार कराया। तो ये आज का जोक था। अब प्रतिनिधि फॉर्म की विशेषताएं क्या क्या हैं उसको हम देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे पहला है प्रतिनिधि फर्म की विशेषता। एक फर्म, यह फर्म उद्योग की प्रतिनिधित्व करती है, इसके आधार पर उद्योग का चित्र स्पष्ट रूप से सामने आता है। ठीक है, तो ये उद्योग का प्रतिनिधि करते हैं क्योंकि उद्योग इसको फॉलो करता है। ठीक है, प्रतिनिधि फर्म को फॉलो करता है। दूसरा, प्रतिनिधि फर्म न एक अल्पकालिक फर्म है और न एक दीर्घकालीन फर्म है। ठीक है, तो अभी हमने शुरू में ही कहा कि प्रतिनिधि फर्म बहुत लंबे समय से कार्य करते हुए चले आ रही है, वो अपने आप को साबित कर चुकी है। तो ये बहुत पुरानी भी नहीं होती है और बहुत थोड़े समय के लिए भी नहीं होती है। ये एक मीडियम दीर्घकालीन फर्म होती है, जो मीडियम स्तर की होती है। न तो बहुत ज्यादा समय के लिए होती है, न बहुत थोड़े समय के लिए होती है। दीर्घकाल में उद्योग संस्था की स्थिति में होता है। उद्योग की तरह उसका प्रतिनिधि करने वाली यह फर्म भी संस्थिति की स्थिति में होती है, और इस स्थिति में संस्थिति के कारण न तो इसके विस्तार की प्रवृत्ति होती है और न संकुचन की। ठीक है, न ही हानि पर कार्य करती है और न असामान्य लाभ अर्जित करती है। यह फर्म न तो नई होती है और न बहुत पुरानी होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही भी देख लिया है कि यह फर्म न तो असामान्य लाभ एबनॉर्मल प्रॉफिट पर कार्य करती है और न तो लॉस की स्थिति में, ये नॉर्मल प्रॉफिट पे कार्य करती है। और न बहुत पहले पुरानी होती है और न बहुत नई होती है, ये अपने आप को कुछ समय से साबित कर चुकी होती है। तो ऐसी फर्म होती है प्रतिनिधि फर्म, जो उद्योग को प्रतिनिधित्व करती है। और दीर्घकाल में उद्योग इस फर्म के कारण नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते हैं, मतलब उद्योग के अन्य फर्में नॉर्मल प्रॉफिट को प्राप्त करने लगते हैं दीर्घकाल में। न तो किसी और फर्म को, किसी भी फर्म को न तो एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, न लॉस की स्थिति प्राप्त होती है। चौथा है, यह एक ऐसी फर्म है जिसकी औसत उत्पादन लागत दीर्घकाल में वस्तु के प्रचलित मूल्य या उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य के बराबर होता है। ये पहले ही हमने देख लिया है कि ये प्राइस के बराबर होता है, इसका एवरेज कॉस्ट, और इसको इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। पांचवा है, किसी उद्योग में एक से अधिक प्रतिनिधि फर्में हो सकती हैं। जिस प्रकार से हमने पीछे अभी देखा सी फर्म प्रतिनिधि फर्म थी, उसी प्रकार से और भी फर्म हो सकती हैं। हमने उदाहरण के लिए केवल 3 फर्में ली थी, ए बी सी। तो सी फर्म को प्रतिनिधि फर्म बनाई थी, वहाँ 10 फर्म हो सकती हैं, 20 फर्म हो सकती हैं, और जिसके अंदर 8-10 प्रतिनिधि फर्म हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।